हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसमें पर्टिकुलरली हम बात करेंगे आज के वीडियो में हार्ट और सर्कुलेशन के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमको क्यों चाहिए। तो आप देखो कि आपका काम कौन कर रहा है, तो मेनली आपका सेल है, सेल ही काम कर रहा है। सेल के काम करने से टिश्यू काम कर रहा है, टिश्यू के काम करने से ऑर्गन काम कर रहा है। तो इसी तरह से आपका हर एक सेल को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होगा जिससे वो काम कर सके। क्या है वो पर्टिकुलर चीज़? एनर्जी और रॉ मटेरियल्स। कौन ला करके देगा इसको? तो कुछ तो चाहिए ना जो कि उसको ला करके दे। अब देखो, ऐसा है कि आप जो खाना खा रहे हो वो तो आपके पेट में जा रहा है, वहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन पेट के अलावा बाकी जो रीजन्स है, बाकी जो जितना सेल्स है, जैसे आपका मसल सेल्स, उसको भी तो खाना चाहिए। तो वहाँ से मतलब आपके पेट से लेकर के आपका मसल तक कौन खाना पहुँचाएगा? ज़रूरत है कुछ तो ऐसा चाहिए जो कि खाना वहाँ तक पहुँचा सके। फिर आप जैसे ऑक्सीजन लेते हो, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं हम तो लंग्स से, एल्वियोलाई से इन पर्टिकुलर। अब ये एल्वियोलाई में तो चलो ठीक है, वहाँ तक हवा आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? जो मसल है हमारा, मसल सेल के पास सपोज अगर चाहिए ऑक्सीजन, तो वो कहाँ से लाएगा? तो लंग्स से लेकर के आपके मसल सेल तक भी एक कनेक्शन चाहिए हो जो कि आपको ऑक्सीजन ला करके दे, आपके सेल को ऑक्सीजन ला करके दे। तो ये जितना भी काम होता है, मतलब यहाँ जो भी चीज़ होता है, कुछ अगर सेल तक पहुँचाना है, हर एक सेल तक पहुँचाना है, तो उसके लिए एक नेटवर्क बनाना होगा पूरे बॉडी में। एक नेटवर्क का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है ना बॉडी में, तभी तो जाकर के जो भी मटेरियल जहाँ जहाँ बट रहा है, जैसे कि खाना पेट में आपके आ रहा है, हवा आपके लंग्स में आ रहा है, तो वो सब इकट्ठा होकर के कहीं तो पहुँचेगा ना। मतलब कोई तो लेकर के जाएगा ना सेल तक, अब खुद तो घूम के जाएगा नहीं हवा। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे ज़रूरी जो है वो है मीडियम ऑफ ट्रैवल। आपका जो मीडियम है, ठीक है, यहाँ पर हमारा मीडियम जो होता है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही हमारा कुछ भी, खाना हो, हवा हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, वो ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ब्लड हमारा मीडियम है जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा, अब ब्लड तो आपका पूरा बॉडी में ब्लड फैलेगा कैसे घूमेगा ब्लड? तो ब्लड के घूमने के लिए एक स्पेशल तरह का नेटवर्क तैयार किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो आपको हर जगह पर एक नली चाहिए। जैसे कि आप मान लो कि आप देखो, आपके घर में एक टंकी है ऊपर में, तो टंकी से डायरेक्ट अगर नल चला दिए, वहीं पर लगा करके नल चला दे, तो क्या आपके पूरे घर में पानी आ जाएगा? तो वो तो वही बात होगी ना, आप नल खोलोगे आपका पूरा घर बह जाएगा पानी से, है ना। मतलब या तो वहीं तक सीमित रह जाएगा पानी, या फिर आपका पूरा घर ही नल मतलब पानी हो जाएगा। तो वैसे तो हमें नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर नेटवर्क चाहिए कि नहीं, हम जब नल खोलें यहाँ पर बाथरूम में तभी हमारे पास पानी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पाइप बिछाते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में सेल जो यहाँ पे है, वहाँ पर उसको चाहिए खाना पीना। ठीक है, अब वहाँ लाने का काम तो ब्लड कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन अगर ब्लड को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो पूरे बॉडी में, तो क्या वो वहाँ तक पहुँच पाएगा खाना पीना? तो ज़रूरी नहीं है पहुँच पाएगा। तो उसको इफ़ेक्टिवली पहुँचाने के लिए ब्लड वेसल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जैसे एक सेल है, ठीक है, उसको अगर ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है, तो वो ये सारा चीज़ कैसे करेगा? तो उसके पास ब्लड आ रहा है, ब्लड में से उसने ग्लूकोज ले लिया, उसी में से उसने ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें दे दिया। तो ये तीनों चीज़ जो ट्रांसफ़र हुआ मटेरियल्स का ब्लड से सेल में, यहाँ पर कुछ तो चेंज हुआ। मतलब यहाँ पर ये जो चेंज हुआ, ये कैसे हुआ? तो उसके लिए होता है हमारे पास कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स का एक पार्ट है कैपिलरीज, और कैपिलरीज ही जो है वो ही डिफ्यूजन का लेयर बना देता है। तो सेल डायरेक्ट डिफ्यूजन करवा लेता है। तो डिफ्यूजन तो करवा लिया, अब इससे क्या होगा? ऑक्सीजन तो वहाँ पर घट गया, उस पर्टिकुलर कैपिलरीज में ऑक्सीजन तो घट गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम होता है कि सिंस हम लोग हाई एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमको इतना मतलब हम अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ मिला दें
तो डिफ्यूजन का रेट हमारा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप जो भी रेट जो होता है डिफ्यूजन का, वो तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है ना कि किसका कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहीं पे घट गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया, तो वहाँ पर से अगर कोई सेल अगर ऑक्सीजन खींचना चाहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड जाने लगेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम लोग इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन वाले को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों को सेपरेट कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसको बहुत हाई एनर्जी कंज्यूमिंग बॉडी है और उसके लिए स्लो डिफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं चलेगा, फास्ट डिफ्यूजन चाहिए। और दूसरा चीज़ ये तभी पॉसिबल है जब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बॉडी में। ठीक है, तो हमें हमेशा अपना कंसंट्रेशन प्रॉपर बना करके रखना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कंसंट्रेशन बढ़िया होना चाहिए, और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसका भी कंसंट्रेशन एक प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है यहाँ पर, तो इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को अलग अलग रखना है। तो इसीलिए हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है ये भी आपका दो तरह का होता है, और तीसरा भी एक होता है जो कि सरफेस बनाने का काम करता है, डिफ्यूजन लेयर बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? एक है आर्टरी, ठीक है, एक है वेन और एक है कैपिलरीज। कैपिलरीज तो ठीक है, ये डिफ्यूजन लेयर बनाने का काम कर रहा है। आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम कर रहा है। अब देखो कि लंग्स से ही हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाना है और लंग्स के पास ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है ना। अब लंग्स जो है, लंग्स तो आपका अपर बॉडी में है ना, इस एरिया में है यहीं पर है लंग्स। अब जो भी आपका बॉडी, पूरे बॉडी से जो भी आपका खाना पीना आएगा, जो आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो पूरा उसको ट्रैवल करके यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर प्रॉपर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। कैसे? तो जैसे देखो, जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, लंग्स आपका है यहाँ पर, ठीक है। अब लंग्स तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर से नीचे जब जाएगा तो यहाँ पर तो आपका ग्रेविटी, अर्थ है, अर्थ में आपका ग्रेविटी लग रहा है, तो यहाँ से जो नीचे जा रहा है ब्लड वो तो आराम से चला जाएगा। यह यहाँ से नीचे जाएगा कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आराम से नीचे चला जाएगा। लेकिन ऊपर आते समय इसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसको एंटी ग्रेविटी काम करना है, तो बिना प्रेशर के ये काम हो नहीं पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आप ग्रेविटी को आप डिफाई करके आप ऊपर आ जाओगे अगर उसमें प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड का एक कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, जिस फ्लो के कारण ही वो ऊपर चढ़ पाए। तो वो फ्लो जो क्रिएट करता है उसके लिए होता है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो भी ब्लड है वो आपका प्रॉपरली लंग्स तक आ पाए, उसके लिए आपको एक पंपिंग ऑर्गन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके साथ आता है हमारा तीसरा चीज़, वो है पंपिंग ऑर्गन। आपको पता है हमारा पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? हार्ट, धक धक करने लगा, वही जो धक धक करता है। बेसिकली धक धक नहीं, लब डब करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि यही वो प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है कि सारा बॉडी में आपका ब्लड जा सके, ठीक है। तो हमारा पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। ये तीन चीज़ मेन कंपोनेंट्स है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड वेसल्स, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन, ब्लड जिसमें कैरी होगा, ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करेगा, और पंपिंग ऑर्गन जो इतना प्रेशर क्रिएट करेगा कि पूरा ये जो ट्रैवल है ये आराम से हो सके, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ओके, सो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। टिपिकल ड्राइंग नहीं है, हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके ड्रॉ किया है हमने। और ये टिपिकल वो आपका जो इस तरह वाला जो हार्ट है दिखता है ना, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये आपका एनाटॉमिकल हार्ट है, तो आपका ऐसा दिखता है, ठीक है।
ये भी सिंप्लीफाइड किया हुआ है, सो आपको बेसिकली अगर आप पिक्चर सर्च करोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा। दूसरा चीज़ बोलने वाला बात ये है कि आप एज हमने बोला था कि सिंस हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बहुत ही हाई एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गेनिजम्स है, इसीलिए हमारे पास हमारा दो पार्ट ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, एक आपका लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड वाला है, और ये आपका लेफ्ट साइड वाला है। लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा वॉल्स उसका थिक होता है, क्यों होता है अभी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि हार्ट का जो है, हार्ट का तो दो साइड तो है ही, राइट और लेफ्ट। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो दो ऊपर और नीचे भी अलग अलग चैम्बर्स है, मतलब एक साइड में भी आपका दो चैम्बर है ना। जैसे लेफ्ट साइड का ही देखो तो लेफ्ट साइड में भी एक ऊपर का है एक नीचे का है, राइट साइड में भी ऊपर नीचे, तो ऊपर का चैम्बर अलग है, नीचे का चैम्बर अलग, टोटल 4 चैम्बर का हमारा हार्ट है। ठीक है, 1 2 3 4 चैम्बर का हमारा हार्ट है। अब एक साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और दूसरा साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो पहला ये राइट साइड वाला में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, लेफ्ट साइड वाला में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। आप ऐसे देख लो। ठीक है, हम ऐसे यहाँ खड़े हैं तो हमारा इस साइड वाला, जिस साइड हमारा हार्ट है लेफ्ट साइड में है ना, तो हार्ट साइड वाला जो हमारा साइड ऑफ द बॉडी है, ये इसमें हमारा प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है इस साइड से, और इस साइड वाला मतलब जिस साइड में हमारा हार्ट नहीं है उस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। उस साइड में बोलने से इसका मतलब ये नहीं है कि इस साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, इस साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। ये आपको याद रखने के लिए है कि हार्ट में अगर आपका हार्ट को अगर आप अपने प्लेस पे रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हार्ट का जो चैम्बर्स है, 4 चैम्बर अगर है, तो जो लेफ्ट साइड वाला चैम्बर है, जिस साइड में आपका हार्ट भी आपका लेफ्ट साइड में होता है ना, तो लेफ्ट साइड वाला जो चैम्बर्स होता है उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, और जो राइट साइड वाला चैम्बर्स होता है उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका कि लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा और राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा। तो जिस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा उस साइड का वॉल्स भी थोड़ा मोटा होता है। ये देखो वॉल्स थोड़ा सा मोटा बनाया हमने, क्यों होता है मोटा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि किस पार्ट को, किस चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका जो ऊपर वाला चैम्बर होता है, ठीक है, 2 अपर चैम्बर है हमारा, अपर चैम्बर्स। इस अपर चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रियम। अगर एक है तो एट्रियम, अगर हम दोनों का एक साथ बात करें तो हम बात करेंगे एट्रिया। ठीक है, तो एट्रियम या एट्रिया हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और या फिर इसको आप ऑरिकल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों है हमारा एट्रियम या ऑरिकल्स, एट्रिया या ऑरिकल्स कह सकते हो आप। और ये दोनों लोअर चैम्बर्स है, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये दोनों मिला करके हमारा हो गया वेंट्रिकल्स। ठीक है, और ये दोनों को जो सेपरेट रखने वाला वॉल है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं इसका, ये जो वॉल है इसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, सो ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, सेप्टम, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, सेप्टम। ठीक है, क्लियर हुआ। हार्ट का साइज क्या होता है, तो हार्ट आपका बस इतू साइज का, इतना सा साइज का, आपका जो फिस्ट, आपका जो मुट्ठी का जो साइज़ है उसी साइज़ का आपका हार्ट होता है। और किस साइड में होता है, हमारा लेफ़्ट साइड में होता है, इसीलिए हमारा सिंस हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा एडजस्टेड होता है, इसीलिए हमारा लेफ़्ट लंग्स जो होता है वो थोड़ा सा साइज में छोटा होता है इन कंपैरिजन टू राइट लंग्स। ठीक है, ओके, ये रहा हार्ट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, कहाँ से क्या से ब्लड आता है, किधर जाता है। तो देखो ये जो आपका राइट साइड है, ये हमने बोला कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लड आ रहा है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सारे बॉडी पार्ट से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, इम्प्योर ब्लड हो भी हम लोग इसको कहते हैं, वो आएगा, इंटर करेगा आपका वेना कावा के थ्रू। ठीक है, तो ये वाला जो बड़ा वाला जो वेन होता है, देखो वेन, ब्लड वेसल्स हमने बात किया था, तो ब्लड वेसल्स में हमने बात किया था आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज।
तो कैपिलरीज आपको पता है कि डिफ्यूजन सरफेस देने वाला है। बचा आपका आर्टरी और वेन, ठीक है। तो आर्टरी और वेन का साइज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जाता जाएगा, जैसे आपका हार्ट से निकला, हार्ट में जब निकल रहा है या फिर हार्ट में जब घुस रहा है, उस समय उसका थिकनेस सबसे ज़्यादा मोटा होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी आपका एक बार में सर्कुलेट होना है वो एक बार में आ रहा है, एक बार में निकल रहा है। तो इसी कारण से कि आपका क्या होता है कि यहाँ पर जो वेन होता है या फिर यहाँ पर जो आर्टरी होता है वो सबसे मोटा आर्टरी होता है, ठीक है। और वहीं सबसे पतला, सबसे फाइन आर्टरी या वेन जो हो सकता है वो कैपिलरीज के फॉर्म में होता है। ऑल्दो कैपिलरीज में ऐसा हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करते कि आर्टरी का है या वेन का है, लेकिन ऐसा ही होता है कि मतलब सबसे जो फाइनेस्ट आपका ब्लड वेसल हो सकता है वो आपका कैपिलरीज है, और सबसे मोटा जो होगा वेन या फिर आर्टरी वो आपका हार्ट के पास होगा, ठीक है। तो सबसे मोटा वाला जो वेन होता है उसको हम लोग वेना कावा कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर है हमारा वेना कावा, ठीक है। मेन वेन भी आप इसको कह सकते हो, हम लोग इसको वेना कावा कह रहे हैं। अब वेना कावा यहाँ पर देखो हमने एक बाइफर्केशन बनाया है, मतलब दो साइड से आ रहा है। ये दो साइड से इसलिए आ रहा है क्योंकि एक साइड वाला जो होता है वो ऊपर यानी कि मतलब सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा इसको कहते हैं क्योंकि ये ऊपर मतलब हार्ट से जितना भी ऊपर पार्ट है ना वहाँ से ब्लड वो लेकर के आ रहा है, तो इसीलिए सुपीरियर वेना कावा। और नीचे मतलब हार्ट से नीचे जितना पार्ट है उसको वहाँ से जो ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा दोनों अलग अलग आता है, तो आपका यहाँ पर इसलिए बाइफर्केशन है, ठीक है। ओके, सो यहाँ हो गया वेना कावा। आया, इंटर किया, कहाँ इंटर किया? ये राइट ऑरिकल में, ठीक है, राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल जब ब्लड, जैसे यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, आप ऐसे समझो एक बैच में चलता है ये, जैसे इसमें ब्लड आएगा वैसे उसी रेट से इसमें भी ब्लड आएगा, ठीक है। ऐसा है नहीं कि इसमें आके चला जाएगा उसके बाद इसमें आएगा, ऐसा नहीं है। हार्ट के पास उतना टाइम नहीं है रिलैक्स करने का, ठीक है। वो दोनों तरफ से एक ही साथ काम कर रहा है, मतलब जब इधर से ब्लड आ रहा है तो इधर में भी ब्लड आ रहा है। एक बैच खत्म हुआ नहीं कि दूसरा बैच इसका शुरू हो जाता है आना, ठीक है। ये इस वाला सीन है, मतलब जैसे आप समझो कि एक साइड से आपका एंट्रेंस है और दूसरे साइड से एग्जिट है। जैसे पंडाल होता है ना, दुर्गा पूजा वाला पंडाल, या फिर आप जो घूमने जाते हो पंडाल्स में, तो क्या होता है कि एक साइड से एंट्री होता है और दूसरे साइड से एग्जिट होता है। तो एक तरफ से लोग आ ही रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग निकलते जा रहे हैं, है ना। तो जब तक आधे जो एंट्रेंस पार्ट में जो लोग आगे आए तब तक तो एंट्रेंस पार्ट में जो लोग हैं वो निकल गए। तो बिल्कुल उसी तरह से होता है हमारा हार्ट में भी। जैसे ही जब इधर से ब्लड आ रहा होता है और इधर से ये जाएगा दूसरा काम के लिए, तब तक इधर में दूसरा ब्लड आ जाएगा, मतलब ये वाला ब्लड जब इधर जाएगा और वहाँ से काम होने के बाद यहाँ तक आएगा। तो जब तक यहाँ तक आएगा तब तक यहाँ पर दूसरा बैच आना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ से जो ब्लड आया, ये ब्लड आपका चला जाता है इधर, इस तरफ से आगे चला जाता है, ठीक है। अब यही ब्लड आपका आएगा लंग्स के बाद यहाँ से। तो जब यहाँ से आया तब तक आपका यहाँ से आना दूसरा शुरू भी हो गया, ठीक है। तो दोनों एक साथ काम कर रहा होता है, दोनों में एक साथ ब्लड फ्लो कर रहा होता है, दोनों साइड ऑफ द हार्ट में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब जैसे यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, इधर से भी आ रहा है, हम लोग उसको हटा दे रहे हैं, बस अभी एक साइड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एक पाथ और एक बैच ब्लड कैसे कैसे जाता है हम लोग सिर्फ उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ आया ऑरिकल में, तो जैसे अब जब ऑरिकल में आ रहा है ब्लड तब तक ये रिलैक्स है, ऑरिकल रिलैक्स है, वेंट्रिकल रिलैक्स है, सब कुछ रिलैक्स है, ठीक है। जब यहाँ आया, इसको पूरा एक बैच आ गया, तब ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, सारा ब्लड इसमें जो फंसा हुआ है वो निचोड़ करके इसमें आ जाता है, ठीक है। कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है ऑरिकल से, क्योंकि जब यहाँ से ब्लड आ रहा है तो ये तो नीचे में है ना, तो तुरंत ब्लड यहाँ पर फ्लो आ जाता है। लेकिन पूरा ब्लड इसमें कंटेन करना नहीं, मतलब कभी भी हार्ट का ये मकसद नहीं है कि पूरा ब्लड यहाँ पर कंटेन करेगा, लेकिन हार्ट का ये मकसद है कि सारा ब्लड को यहाँ पर कंटेन करना है, क्योंकि अगर कंटेन नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर भेजेगा कैसे, ठीक है। उतना प्रेशर तो ये तो एंटी ग्रेविटी है ना,
देखो आपका इधर है तो इधर आपका ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी हो जा रहा है, इधर आपका ग्रेविटी हो रहा है। तो सिंस यहाँ पर तो ग्रेविटी काम कर रहा है इसलिए आने दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भेजने के लिए तो एंटी ग्रेविटी हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब इसमें ब्लड आ रहा होता है तो ये आराम से रिलैक्स है, जब ब्लड सारा इसमें आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जितना इसमें हुआ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने से जो भी यहाँ पे ब्लड अटका हुआ था वो आकर के आपका वेंट्रिकल्स में फंस गया, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑरिकल्स उस बीच रिलैक्स करेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका प्रेशर से आर्टरी में चला गया ब्लड, ठीक है। यानी कि देखो अगर आपका ब्लड आया फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, आया ऑरिकल में, ऑरिकल से चला गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में ये यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ट्विस्ट मार करके चला जाएगा किधर, थ्रू आर्टरी टू लंग्स, यहाँ से जाता है ये लंग्स के पास, ठीक है। तो ये लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पल्मोनरी, और ये है हमारा आर्टरी। आर्टरी वो है जो हमेशा हार्ट से दूर लेके जाता है, और वेन वो है जो हार्ट के पास लेके आता है, ठीक है। तो आर्टरी से दूर जा रहा है तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी। तो ये चला गया लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स के पास जाएगा ब्लड, तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा जैसे होता है नॉर्मली, और गैसेस हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होकर के डीऑक्सीनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया जाएगा और उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाएगा, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करके लाएगा कौन, यहाँ वाला वेना कावा, ये वाला जो वेन है ना ये, ठीक है। तो सिंस ये भी आपका टू लंग्स मतलब फ्रॉम लंग्स लेके आ रहा है, लंग्स के से लेकर के आपके पास लेकर के आ रहा है, फ्रॉम लंग्स ला रहा है ये, तो इसीलिए सिंस ये तो हार्ट की तरफ ला रहा है तो ये वेन हुआ, और लंग्स से आ रहा है इसीलिए पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन कहते हैं इसको, पल्मोनरी वेना कावा भी कह सकते हो क्योंकि सिंस ये बड़ा वेन है, ठीक है, तो आप कह सकते हो पल्मोनरी वेना कावा, ओके। अब क्या होता है कि ये लंग्स के से आया और वही सीन है, ठीक है, यहाँ से दूसरा बैच आना शुरू हो गया, आप ध्यान में रखना, लेकिन अभी हम लोग उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसी बैच का रूट का बात करें इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो लंग्स से आया ब्लड आपका कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल इसको भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। फिर जैसे ही इस बैच का आना ख़त्म हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन सा, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, सारा स्क्वीज आउट हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स करेगा, उससे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला सारा ब्लड आपका ऑर्टा से होकर के मतलब ये आर्टरी से होकर के चला जाएगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, अलग अलग पार्ट्स में चला गया। अब ये आपका फिर ये दूर लेके जा रहा है तो आर्टरी है, और सारे बॉडी को लेकर जा रहा है, सारे बॉडी के लिए लेके जा रहा है ना, तो ये आपका मेन वेन जैसे यहाँ पर था वैसे ये आपका मेन आर्टरी है, ठीक है, जो आपके पूरे बॉडी को में ब्लड पहुँचाने वाला है। तो इसको हम लोग प्यार से कहते हैं ऑर्टा, ठीक है। जैसे हमने बड़ा वाला वेन को वेना कावा कहा, वैसे ही बड़े वाले आर्टरी को हम लोग ऑर्टा कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि जब ये रिलैक्स करना शुरू करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया तभी तो ये गया, अब जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करेगा तो रिवर्स प्रेशर आ सकता है, मतलब ब्लड क्या हो सकता है कि यहाँ से फिर वापस रिटर्न आ सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो वल्व है, ठीक है, ये जो आपको वी जैसा जो दिख रहा था ये आपका ये एक वल्व है, ठीक है, ये एक वल्व है, ये क्लोज हो जाता है, उसी तरह से ये दूसरा वल्व है ये भी क्लोज हो जाता है, ताकि जो ब्लड उधर गया है वो रिटर्न ना आ सके, ठीक है। अब आप देखो हार्ट जो है ये तो लंग्स से पास में एकदम जस्ट बगल में ही है, तो जब लंग्स की तरफ उसको पंप किया जा रहा है, ये राइट वाला साइड जब पंप कर रहा है लंग्स के तरफ जाने के लिए, तो इसको ज़्यादा प्रेशर लगाने का ज़रूरत नहीं है, हल्का सा भी निचोड़ देगा तो चला ही जाएगा। मतलब ऐसे है कि आपको बॉल फेंकना है, अगर आपको बहुत दूर फेंकना है तो आपको ज़्यादा ज़ोर से फेंकना पड़ेगा,
और वहीं आगे आपको पास में फेंकना तो आप हल्के से फ्लिक करोगे आपका हाथ तो आराम से चला जाएगा बॉल, है ना। तो उसी तरह से जब इसको दूर भेजना है, जब हार्ट को ब्लड बहुत दूर भेजना है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और वहीं जब उसको पास नहीं भेजना है तो थोड़ा सा ही निचोड़ के छोड़ देता है। तो सिंस यहाँ पर इसको ज़्यादा दूर भेजना नहीं है, राइट साइड वाला जो आपका हार्ट का पार्ट है इसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजना है ब्लड को, इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भी लंग्स के पास पहुँच ही जाएगा। इसीलिए इसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने का ज़रूरत नहीं होता है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा मोटा वॉल्स का भी ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। बहुत मोटा वॉल्स इसको नहीं चाहिए होता है। वहीं लेफ्ट साइड वाला जो हार्ट है उसको बहुत दूर ब्लड को भेजना है ना, बहुत दूर ब्लड भेजना है। कहाँ भेजना है? जैसे ब्रेन को भेजना है। एंटी ग्रेविटी तो एक तो लग रहा है और काफ़ी ऊपर उसको आना पड़ रहा है ना, लंग्स कंपैरिजन तो बहुत ज़्यादा है। तो सिंस लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को बहुत दूर ब्लड भेजना होता है, इसीलिए इसको ज़रूरत होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जा सके दूर वाले पार्ट्स तक, ठीक है। तो इसीलिए इसका वॉल्स को भी थिक होना पड़ता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रेशर क्रिएट कर सके, जिससे कि ब्लड उस प्रेशर से पुश हो सके, ठीक है। तो इसीलिए इसका वॉल्स जो होता है, लेफ़्ट साइड वाला जो हार्ट का वॉल होता है, ये कंपैरेटिवली थिक होता है राइट वाले से, ठीक है। समझ आया? सो ये है हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बात किया हार्ट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।